नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, के कविता ने सरकार पर साधा निशाना। शराब घोटाले मामले में एक्शन पर बोली के कविता, जहां जहां चुनाव वहां ईडी की कार्रवाई। के कविता का यह कहना। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, तेलंगाना चुनाव के चलते ईडी का एक्शन। घर पर पूछताछ क्यों नहीं कर सकती है? अडानी केस में कोई एक्शन नहीं होता। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, के कविता का यह आरोप। From last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November, December. So the modus operandi of BJP has been कि जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। फ्रॉम तो जहां जहां चुनाव वहां ईडी की कार्रवाई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, के कविता का यह आरोप। तेलंगाना चुनाव के चलते ईडी का एक्शन। ईडी का एक्शन तेलंगाना चुनाव को देखते हुए है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, घर पर पूछताछ आखिर क्यों नहीं हो सकती? अडानी केस में कोई एक्शन नहीं होता और भी कई ऐसे आरोप लगाए गए। आरोप लगाया के कविता ने कि जहां जहां चुनाव वहां वहां ईडी की कार्रवाई। ऐसा क्यों? अडानी केस में कोई एक्शन नहीं होता। के कविता ने सरकार पर जमकर हमला बोला। शराब घोटाले मामले में एक्शन पर बोली के कविता। चलिए एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर खबर यह है कि बीजेपी का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब बीजेपी का प्रदर्शन इस समय। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। कानून व्यवस्था इस समय बेहतर नहीं पंजाब में, यह कहना। इसीलिए बीजेपी का यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में। बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए एक और बड़ी खबर दिल्ली से। इस वक्त की तिहाड़ में सिसोदिया से ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हो रही है 3 दिन में दूसरी बार सवाल जवाब। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 3 दिन में दूसरी बार सवाल जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हो रही है फिलहाल। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिसोदिया से पूछताछ का दौर लगातार जारी। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि सिसोदिया केजरीवाल की राज जानते हैं, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। सुनिए आप। जो लोग कभी अन्य भ्रष्टाचारियों को गाली देते रहते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल
उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लोगों को गले लगाने के लिए बहुत आतुर दिख रहे हैं। जो लोग कल तक भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, आज भ्रष्टाचारी को बचाने में अपनी ताकत लगाए हैं और बिला वजह दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जो लोग भ्रष्टाचार किए हैं, सबका भ्रष्टाचार एक एक करके आ रहा है। और यहां लोकतंत्र में यह भी खूबसूरती है कि जो कोर्ट जाता है उसको एक ही दिन में मौका भी मिल जाता है उसकी सुनवाई का, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट उसके पक्ष में नहीं खड़ी होती है। उसको वो कहती है कि आप जांच का सामना करो। सनसनी जरूर फैलाई जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का स्पष्ट पक्ष है कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचारियों के द्वारा प्रयास हो रहा है, अब उसको देश की जनता भी समझ चुकी है, समाज के लोग भी समझ चुके हैं। तो मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, भ्रष्टाचारी का जिक्र किया और भी तमाम कई बड़ी बातें। इस समय सिसोदिया जो है बुरे फंसे हैं और ऐसे में जेल के अंदर पूछताछ और लगातार बीजेपी हमलावर, और उधर से केजरीवाल का भी यही कहना कि कितना भी आप परेशान करिए, हमारे कदम लड़खड़ाने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली में बेहतर काम जारी रखेंगे, पंजाब में जारी रखेंगे और पूरे देश भर में ये लोगों को बताएंगे कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी और विपक्षियों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाकर डराना चाहती है। मनोज तिवारी का ये कहना कि केजरीवाल के राज तो हम जानते हैं, तो केजरीवाल पर हमला बोला मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। हर दिन इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमला बोला जा रहा है मौजूदा दिल्ली की सरकार पर, क्योंकि सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, तमाम ऐसे कई दिग्गज नेता जो शिकंजे में आए। सहयोगी अली शरर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि आज के दिन भी देखिए पूछताछ का दौर जारी है, लेकिन बीजेपी लगातार हमला बोल रही है दिल्ली की सरकार पर। देखिए सागर, आपको बता दें तिहाड़ जेल के बाहर ही हम मौजूद हैं। सुबह से पूछताछ चल रही है। ईडी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। मनीष सिसोदिया को कहीं से राहत नहीं है, लगातार उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सागर, लेकिन अगर हम बात करें पूछताछ के दौर में क्या भी कुछ सामने आ पाए क्या कि सिसोदिया ने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी जानकारी वाकई में जुटाना चाहती थी? देखिए, आबकारी नीति जुड़े मामले में साल 2022 जुलाई माह में एक मामला दर्ज किया गया था। एलजी को शिकायत जब की गई थी, उसके बाद 16 नामजद आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। पहले नंबर पर आरोपी मनीष सिसोदिया थे। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 की गिरफ्तारी अभी शेष है। लेकिन उसके बाद जो लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, इस केस से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक बार जब मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीबीआई ने भेज दिया था जेल, तो उसके बाद अब ईडी ने मामला जो दर्ज किया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें पूछताछ तेजी कर दी है, क्योंकि ईडी के पास भी ऐसे तमाम साक्ष्य मौजूद है जिसमें साबित हो रहा है कि करोड़ों का घोटाला शराब नीति जुड़े मामले से किया गया है। तो अब ये कहा जा सकता है कि ईडी की तरफ से जो पूछताछ की जा रही है उसमें भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आएंगी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सागर, लेकिन सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं क्या वो आगे कम हो सकती हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल देखिए लगातार हमला बोल रहे हैं, दावा ये भी किया जा रहा है कि हाँ निर्दोष हैं वो हाथ नहीं लग रहा है कुछ भी जो चाहती है सीबीआई की टीम, ईडी की टीम, जो तमाम पूछताछ हो रहे हैं उसमें। अली, देखिए सागर, पहले दिन से ही लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो ईडी और सीबीआई को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के
कद्दावर नेता हैं वो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में जो बड़ा घोटाला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चिंतित नजर आ रही है और उनके नेता बौखलाए हुए हैं, इसलिए के चलते ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कई ऐसे स्थानों पर धारा 144 लागू है जहां ये संभावना जताई जा रही थी कि यहां पर प्रदर्शन किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी और सीबीआई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, माना जा रहा है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य ईडी और सीबीआई के पास मौजूद है जिनका जिक्र चार्जशीट में किया जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट में राम एवेन्यू कोर्ट में जज ने पूछा था कि आपने अब तक क्या किया है 7 दिन की पूछताछ में, तो सीबीआई के अधिवक्ता ने साफ कहा था कि एक एक पल पल का अपडेट हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, क्योंकि जो भी पूछताछ की गई है मनीष सिसोदिया से वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से की गई है। समय चलते हम उसको सामने रखेंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म नहीं बल्कि बढ़ रही हैं। सागर जी, चलिए शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, अभिनेता सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम खत्म हुआ। सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें जिक्र किया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। रिपोर्ट में कहा गया शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले। मुंबई ले जाया जा रहा है फिलहाल सतीश का पार्थिव शरीर। आज शाम मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा। सतीश कौशिक जिन्होंने आज अलविदा कहा, उसके बाद एक बड़ा झटका लगा बॉलीवुड जगत को, क्योंकि बहुत सारे उनके किरदार, कई सारी फिल्में, और अगर बात की जाए उनके किरदार को लेकर तो सभी जानते हैं। बैतरे गांव में शोक की लहर। गर्मियों की छुट्टी में महेंद्रगढ़ वो आते थे, हरियाणा के रहने वाले, लेकिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले मशहूर डायरेक्टर और एक एक्टर के रूप में हमेशा काम करने वाले सतीश कौशिक जो नहीं रहे। रजा मुराद और अनुपम खेर ने क्या कहा इस पर, वो भी आप सुनिए। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। ही वाज एन अनबिलीवेबल ब्रिलियंट एक्टर। देखिए, हम दोनों निम्न वर्गीय परिवार से आए हैं और हमने अपने बलबूते पर अपनी जो भी हमने मेहनत की है हम पहुँचे इस मुकाम तक। और उनको हमेशा इस बात का ये बंद कर दो ज़रा, ओके, हमको हमेशा इस बात का गर्व रहता है कि भाई हमने हमेशा इस शहर ने हमको मौका दिया और हमने हमेशा साथ निभाया है। बतौर एक्टर, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर इंटेलेक्चुअल, ही वाज फैंटास्टिक एंड ही टच्ड पीपल्स लाइव्स। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद इट। बहुत ही हंसमुख, जिंदा दिल इंसान, और उनके सेट पर आते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता था। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है। तो मल्टी फेसेटेड, मल्टी टैलेंटेड इंसान था और खुश रहना, खुश करना, हंसना हंसाना जो था वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। भरपूर जिंदगी जी उन्होंने और जाना तो सभी को है। आज पूरे मुल्क में उनके निधन से शोक है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है गमज़दा है। तो इससे बड़ी बात किसी के लिए क्या हो सकती है। देखिए, ऐसा भी होता है कि जो लोग हंसाते हैं, कॉमेडियंस की जिंदगी में भी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही, जहां पर इस समय महाराष्ट्र की सरकार का बजट पेश हो रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बजट पेश कर रहे हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। मुंबई शहर आणि गोदावरी खोऱ्यातील तूट दूर करण्याकरता नदीजोड प्रकल्प राज्य शासनाच्या निधीतून हाती घेण्यात येतील। या प्रकल्पाचा फायदा मराठवाड्यासहित उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, जळगाव या जिल्ह्यांना होईल। वैनगंगा खोऱ्यातील पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम या जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात वळवण्यात येईल।
याबाबतच्या सर्व आवश्यक मान्यता देऊन प्रकल्पासाठी विशेष निधीची उभारणी करून लवकरात लवकर ही कामे सुरू करण्यात येतील. तापी खोऱ्यातील नैसर्गिक भूमिगत विस्तीर्ण पाणीसाठ्याची पातळी दिवसेंदिवस खाली चालली आहे. पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला तापी महापुनर्भरण प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. धाराशिव व बीड जिल्ह्यातील 133 गावांना कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 11,626 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील प्रगतीपथावरील 268 सिंचन प्रकल्पापैकी सन 23-24 मध्ये 39 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. आमच्या शासनाने मागील 6 महिन्यात 27 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील मंजूर 27 प्रकल्पांपैकी 9 प्रकल्प आता पूर्ण झाले असून सन 23-24 मध्ये 6 प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील मंजूर 91 प्रकल्पांपैकी तो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का इस बार का बजट भी काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे. ऐसे में तैयारियां जोरों पर. एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है.